आज हम शुरू करने जा रहे हैं ओपनिंग ऑफ जापान का दूसरा भाग। पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि जापान की भौगोलिक स्थिति कैसी थी और 16वीं शताब्दी तक कई व्यापारिक कंपनियां जापान में आई थी। जापान उन व्यापारिक कंपनियों के साथ उनका संबंध कैसा था, ये सारी जानकारी के बाद हम यह निष्कर्ष पर आए थे कि जापान प्रारंभ में विदेशी व्यापारिक कंपनी का स्वागत करती थी और उन्हें प्रोत्साहन देती थी। लेकिन 17वीं शताब्दी के आते आते जापान की राजनीतिक परिस्थितियां बदलती गई और उन्होंने इन विदेशी कंपनियों को बाहर निकाल दिया और जापान का द्वार विदेशी राष्ट्रों, विशेषकर व्यापारिक कंपनियों के लिए बंद कर दिया गया। तो आज हम लोग देखेंगे ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई जिसके कारण से जापान का द्वार विदेशी राष्ट्रों के लिए, विशेषकर व्यापारिक गतिविधियों के लिए बंद कर दिया गया। आज हम जिन प्रमुख प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे उनमें है कि आखिर जापान का द्वार विदेशियों के लिए क्यों बंद कर दिया गया, कैसे बंद कर दिया गया और 18वीं सदी के आते आते जापान एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या परिवर्तन हुए और जापान का द्वार किस प्रकार खोल दिया गया। पहला प्रश्न, जापान का द्वार विदेशियों के लिए क्यों बंद कर दिया गया? इसके जवाब में दो प्रमुख कारण बताए जा सकते हैं। पहला है, विदेशी व्यापारी जापान में एक दूसरे से लड़ते थे और दूसरा है, रोमन कैथोलिक प्रचारकों की विवादास्पद भावना एवं व्यवहार। विदेशी व्यापारी जापान में एक दूसरे से लड़ते थे। इस कारण की विवेचना को हम भारत के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। 14वीं 15वीं शताब्दी से भारत में कई व्यापारिक कंपनियां आने लगी थी। इनमें प्रमुख थे फ्रांसीसी, स्पेनिश, डच, अंग्रेज इत्यादि। ये व्यापारिक कंपनियां आपस में लड़ती थी। अपने व्यापार को विकसित करने के क्रम में एक दूसरे को ये पराजित करने की होड़ में लगी रहती थी। यही कारण है कि भारत ने 3 कर्नाटिक युद्ध का मार झेला था और अंततः इसमें अंग्रेज विजयी हुए और इन्होंने भारत की शासकों की कमजोरी का फायदा उठाते हुए करीब 200 साल तक शासन किया। इसी प्रकार की घटना जापान में भी होने लगी थी। यहाँ भी कई विदेशी राष्ट्र आने लगे थे। जापान उन्हें प्रोत्साहन भी देता था, परंतु ये व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। स्पेन के व्यापारी डच और इंग्लैंड से लड़ते थे, उसी प्रकार इंग्लैंड और स्पेन के व्यापारी डचों को हानि पहुंचाने में लगे रहते थे। उनकी ऐसी प्रवृत्ति से जापानी सरकार आशंकित थी। चूंकि वह भारत की राजाओं के विपरीत जापान की सरकार मजबूत थी, अतः उन्होंने सही समय पर निर्णय लिया और इन विदेशी व्यापारियों को अपने देश से निकाल बाहर किया और इन विदेशी व्यापारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। जापान का द्वार बंद करने का दूसरा प्रमुख कारण है रोमन कैथोलिक प्रचारकों का विवादास्पद भावना। विदेशी व्यापारियों के साथ साथ रोमन कैथोलिक मिशनरियों का भी प्रवेश प्रारंभ हो गया था। इस समय जापान में भिन्न भिन्न संस्था अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जापान आने लगे थे, परंतु ये संस्था अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे। इस समय जापान में ही कैथोलिक संस्थाओं की 3 शाखा थी। इनमें प्रमुख है जेसुइट, डोमिनिकन, फ्रांसिस्कन। दुर्भाग्यवश ये आपस में एक साथ कार्य नहीं कर सकते थे। फिर जापान की सरकार इनकी गतिविधियों से भयभीत और सशंकित होने लगी। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि ईसाई लोग साम्राज्य के अंदर ही एक साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं। जो नए जापानीज कैथोलिक धर्म मानने वाले लोग हैं, वे दोहरी वफादारी दिखा रहे हैं। पहला,
राजा के प्रति वफादारी और दूसरा पोप के प्रति वफादारी। जापान की सरकार ऐसी गतिविधियों को संदेह की नजर से देख रही थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि ऐसा ना हो कि समय आने पर वे राष्ट्रीय सरकार की वफादारी के प्रतिकूल अपने पोप के प्रति ज्यादा वफादार हो जाएं और ये जापान के लिए खतरा साबित हो सकता था। अतः जापान की सरकार ने यह मंसूबा बना लिया कि विदेशी व्यापार को रोक दिया जाए और विदेशी व्यापारियों के साथ आने वाले ईसाई मिशनरियों को भी रोक दिया जाए। और इस तरह 18वीं शताब्दी के अंत तक मिशनरियों का आगमन जापान में बंद हो गया। अब दूसरे प्रश्न पर हम आते हैं। अब दूसरे प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि कैसे जापान का द्वार विदेशियों के लिए बंद कर दिया गया। 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक जापान का द्वार पश्चिमी राष्ट्रों के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था, लेकिन यह एक दिन की घटना नहीं थी। इसके लिए सबसे पहला अध्यादेश 1612-13 ईस्वी में जारी की गई। इस समय तत्कालीन शोगुन जो तोकुगावा वंश का था, जिसका नाम इएसु था, उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया जिसके अनुसार वे जापान में ईसाई धर्म पर प्रतिबंध लगा दिए। इसके दूसरे साल 1614 ईस्वी में जापान की सरकार ने एक अन्य राज्यादेश पारित किया और यह आदेश दिया कि सभी विदेशी पादरी नागासाकी में जमा हो जाएं। और जब ये पादरी नागासाकी में जमा हो गए तब उन्हें आदेश दिया गया कि वे यहाँ से अपने अपने देश वापस चले जाएं, अर्थात जापान छोड़ दें। और इस तरह ईसाई धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बावजूद स्पेन के कुछ व्यापारिक जहाज और व्यापारी जापान के तट पर कुछ मात्रा में व्यापार कर रहे थे, लेकिन काफी अंकुश साथ 1623 ईस्वी में इन्हीं अध्यादेशों के आधार पर अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी। ये अंग्रेज के आने का सिर्फ 10 साल हुआ था। जापानियों ने यह बहाना बनाया कि जापान में अंग्रेजी व्यापार का प्रबंध ठीक से नहीं हो रहा है और यहाँ उनको मुनाफा की संभावना कम है। इसके बावजूद अंग्रेजों का व्यापार चीन से कहीं ज्यादा बेहतर मुनाफा दे रहा था। इस तरह जापान ने जबरदस्ती अपनी विदेशी विरोधी नीति के तहत अंग्रेजों को अपने कार्यालय बंद करने के लिए बाध्य कर दिया। इसके बाद जापान की सरकार ने 1637 में एक तीसरा अध्यादेश जारी किया। यह पहले के 2 अध्यादेश से ज्यादा कठोर था। इसके अनुसार उन्होंने आदेश दिया कि किसी भी जापानी नागरिक को जापान छोड़ने की अनुमति नहीं है। यह हमें उस बात की याद दिलाती है जिसके अनुसार चीन की सरकार ने कुल्ली व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका अर्थ यह भी कहा जा सकता है कि जापान की सरकार इस समय किसी भी देश के साथ संबंध स्थापित करना नहीं चाहता था। इसका अर्थ यह भी समझा जा सकता है कि जापान की सरकार विदेशियों के हाथों जापान वासियों की सुरक्षा करना चाहता है कि वे उनके कंपनियों में काम करके दुर्व्यवहार के शिकार ना हो। इसके बाद 1638 ईस्वी में एक चौथा अध्यादेश, इससे भी कठोर अध्यादेश जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि कोई भी विदेशी व्यापारिक जहाज, विशेषकर पुर्तगाली व्यापारिक जहाज, यदि जापान के तट पर आए तो उसे मार गिराया जाए। और इसी अध्यादेश के अनुसार 1640 ईस्वी में एक पुर्तगाली जहाज मक्काओ से चलकर जापान पहुंचा था। जापानियों ने उनके सभी 13 कामगारों को जहाज के साथ मार दिया और इस तरह 1640 ईस्वी तक जापान का द्वार पूरी तरह से बंद हो चुका था। 17वीं शताब्दी में करीब 1673 के आसपास में भी इंग्लैंड जापान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन वे असफल रहे। जापान के द्वारा अपना द्वार बंद करने को लेकर पश्चिमी लेखक अपनी व्याख्या देते हैं कि जापान की सरकार
विदेशी व्यापार को इसलिए बंद कर दिया कि उन्हें विदेशी विजय का डर था। ये नहीं कहा जा सकता था कि उनके पास आत्मविश्वास की कमी थी। इस तरह ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जापान की सरकार जरूर विदेशी व्यापारियों की गतिविधियों से आशंकित थी। वो चीन के इतिहास का भी मूल्यांकन कर रही थी कि व्यापार के पीछे पीछे विदेशी विजय अभियान भी लेते आते हैं। उन्हें डर था कि ये विदेशी व्यापारी जबरदस्ती जापान को चीन के समान स्वीकार कर लेंगे। अतः 17वीं शताब्दी में ही जापान ने विदेशी कंपनियों पर अंकुश लगा दिया और जापान का द्वार बंद कर दिया।